दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुश्ती प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि आपको पता चल गया होगा कि जो कुश्ती लीग थी जो 2015 में शुरू हुई थी और जिसको 2019 में कोविड के कारण और कुछ और टेक्निकल कारणों के कारण बंद कर दिया गया था, वो अब दोबारा से शुरू हो गया है। और उसका जो आयोजन है 15 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक होगा नोएडा के अंदर। तो ये प्रो रेसलिंग लीग है दोस्तों, ये पहलवानों के लिए मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार आईपीएल ने क्रिकेट को एक नई पहचान दी है और हमारे युवाओं को मौके दिए, नए मौके दिए हैं, उससे उनका भविष्य भी उज्जवल हुआ है और जो इंडिया की टीम है क्रिकेट की, वो भी उसके अंदर भी योग्य बच्चे आए हैं और जो आम घरों के बच्चे हैं, वो भी उसके अंदर आए हैं और यही प्रो रेसलिंग लीग है, इसमें भी पहलवानों को मौका मिलेगा। अब हर पहलवान ओलंपिक में तो जा नहीं सकता, तो इस तरह की जो लीग होती है उससे उन पहलवानों को जो किसी वजह से ओलंपिक में नहीं जा सकते और लेकिन अच्छे पहलवान हैं, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, अपनी योग्यता का वो दिखा सकते हैं और उनके लिए अच्छा भला इसका प्राइज़ मनी भी रखी गई है, अच्छा भला उनको पैसे कमाने का एक साधन भी है और वैसे भी ओलंपिक गेम है, ये 4 साल में 1 बार आते हैं, जबकि ये लीग है, प्रो रेसलिंग लीग है, ये हर साल इसका आयोजन हुआ करेगा, तो ये हमारे पहलवानों के लिए और कुश्ती प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो 2015 में भी दोस्तों कुश्ती महासंघ ने जो शुरू की थी, सबसे पहले तो मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती संघ, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए और इस एरिया के लिए क्यों? क्योंकि ख़ास कर ये जो कुश्ती है ना दोस्तों, ये हमारे ग्रामीण का और ख़ासकर ये जो उत्तर भारत है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, इनका एक तरह से ग्रामीण राष्ट्रीय खेल है, यानी गाँव में इस खेल को सबसे ज़्यादा अहमियत है और सबसे ज़्यादा इसी को पसंद किया जाता है और हमारे खाने-पीने के हिसाब से और गाँव की जो संस्कृति उसके हिसाब से कुश्ती की तरफ ज़्यादा रुझान है और उसको देखने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो दोबारा से प्रयास किया है, वास्तव में वो सराहनीय कदम है दोस्तों। तो 2019 दो जो पहला सीज़न 1 था, उसी के पैटर्न पे अब की बार भी 6 टीमें की गई हैं। इसमें 6 टीमों को शामिल किया गया है, यानी 6 फ्रेंचाइज़ी हैं और 2015 में तो उसमें भी 6 टीमें हुआ करती, अब की बार थोड़े से नाम बदले गए हैं। अब की बार जो इसमें नाम हुआ है वो जैसे हरियाणा थम थंडर है, दिल्ली दंगल वॉरियर्स है, पंजाब रॉयल्स है, मुंबई दंगल है, यूपी डोमिनेट्स है और महाराष्ट्र केसरी है। ये 6 टीमें हैं और 6 ही इसमें 9-9 खिलाड़ी होंगे और 1 खिलाड़ी को आइकॉन खिलाड़ी माना जाएगा। हालाँकि वैसे इसमें 9 से लेके 12 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, किसी खिलाड़ी की चोट वगैरह भी लग जाए। पैटर्न वही है कि हर एक टीम को हर एक टीम के साथ खेलना होगा और इसमें टीम पॉइंट जुड़ेंगे और टीम पॉइंट से लास्ट में जो एक तरह से फाइनल होगा, उसमें जो विजेता टीम होगी, पूरी की पूरी टीम वो विजेता मानी जाएगी और उसको प्राइज़ मनी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा-सा एक ये है कि जैसे पिछले जो सीज़न 1 हुआ करता, उसमें उसमें भी 4-4 खिलाड़ी हुआ करते हर एक टीम में और इसमें भी 4-4 खिलाड़ी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुश्ती संघ लगा लीजिए या हमारे जो कर्ता-धर्ता हैं कुश्ती के, वो लगा लीजिए, वो विदेशियों को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं, इतनी हमारे अपने देशी पहलवान उनको नहीं देते। और इस चीज़ का जो प्रमाण है वो उसकी प्राइज़ मनी से है। पिछली बार पहला सीज़न हुआ करता जो 2015 में शुरू हुआ करता, उसमें भी सबसे जो हाईएस्ट बोली थी वो विदेशी पहलवान की थी। वो कोई ओक्साना हर्थल नाम का था, जिसको कि 41 लाख रुपए में खरीदा गया था। 41.30 लाख रुपए में। और अब की बार ये जो हुआ है, इसमें भी जापान की एक यूवी सुसाकी रेसलर है, उसको भी सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी 60 लाख दी गई है। तो पता नहीं कुश्ती संघ हमारे खिलाड़ियों को कमतर आँकता है या उनकी कीमत कम लगाता है या फिर विदेशी खिलाड़ी उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, या फिर विदेशी खिलाड़ी अप इसमें हमारे खिलाड़ियों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ये बात समझ में नहीं आती दोस्तों। और ये इस चीज़ से भी पिछली बार की भी मैं अगर आपको प्राइज़ मनी बताऊँ तो उसमें भी आप देखिए कि सबसे पहले खिल मैंने बताया कि जो विदेशी पहलवान था उसको 41.30 लाख रुपए में हाईएस्ट मनी हुआ करती विदेशी पहलवान की हुई थी। और जो हमारे देशी पहलवान थे उस टाइम योगेश्वर दत्त हुआ करते, उसकी इंडियन पहलवानों में सबसे हाईएस्ट कीमत थी 39.70 लाख रुपए। उसके बाद सुशील कुमार की थी 38.20 लाख रुपए। नरसिंह यादव की थी 34 पॉइंट 50
34.50 लाख। और उसके बाद बजरंग पूनिया की जो कॉस्ट थी, यानी कीमत थी, वो 29.5 लाख रुपए थी। और उसके बाद जो गीता फोगाट थी वो 33 लाख थी। विनेश फोगाट की 29.7 लाख यानी 30 लाख लगा लीजिए, और साक्षी मलिक की थी 12.9 यानी 13 लाख रुपए। तो और अब की बार जो हमारे हालाँकि प्राइज़ मनी बढ़ी है, लेकिन टाइम गैप भी हुआ है, तो प्राइज़ मनी अब की बार अंतिम पंगाल है वो 52 लाख है। और सुजीत कलकल की 52 लाख रुपए और अमन सहरावत उसकी 51 लाख रुपए है। थोड़ी कीमत तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी वही सवाल है कि विदेशी पहलवानों के प्रति इतना मोह क्यों है हमारे देश के अंदर? हमारे जो पहलवान हैं वो भी ओलंपिक में भी मेडलिस्ट रहे हैं, हमारे अच्छे पहलवान रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन में भी हम विदेशी पहलवानों को हराया। तो ये थोड़ा-सा वो खटकता है कि जो कुश्ती के कर्ता-धर्ता हैं, आज भी उनके ऊपर जो प्रभाव है वो विदेशी पहलवानों को ज़्यादा, खैर चलिए दोस्तों छोड़िए। लेकिन फिर भी एक तो अच्छी ये बात है कि इस पिछली बार की तरह इसमें भी 5 देशी पहलवान यानी हमारे देश के, 4 विदेशी पहलवान। हालाँकि ये थोड़ी संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि कम से कम 15 तो होने चाहिए, ताकि कम और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले कुश्ती में अपना दिखाने का, और उनका रुझान भी कुश्ती की तरफ ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों इसमें 1-2 पहलवान हैं जिनके बारे में कहना चाहूँगा। हालाँकि योगेश्वर दत्त तो अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं खेलों के हिसाब से, वैसे नहीं। सुशील कुमार है, उसने तो पता ही उसके बारे में कहना क्या। नरसिंह यादव है, वो भी कुश्ती छोड़ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। और जो गीता फोगाट है वो, और वो है साक्षी मलिक है, ये भी खेलों से दूर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की बात है। हालाँकि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने भी लगभग संन्यास ले लिया, लेकिन अब की बार विनेश फोगाट ने फिर से अपने आप को कुश्ती में वापसी की घोषणा की थी। तो कुश्ती में वापसी की घोषणा की थी, तो ये समझ में तो आता है, लेकिन फिर भी क्या विनेश फोगाट ने इस प्रो रेसलिंग लीग का बॉयकॉट किया है, या जो उसके डब्ल्यूएफआई के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसकी एंट्री को स्वीकार किया, यानी क्या उन्होंने बॉयकॉट किया? ये थोड़ा है उसके ऊपर, ये है कि भाई एक पहलवान है और उसको इस तरह का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन या तो विनेश फोगाट को इसमें विश्वास नहीं हो पाया। हालाँकि उसने कुश्ती वापसी की घोषणा तो कर दी, लेकिन अपना दम-खम दिखाने का विनेश फोगाट के लिए ये सबसे बेस्ट माध्यम था। लेकिन जैसे विनेश फोगाट की और ब्रजभूषण शरण की और कुश्ती संघ की उसमें कोर्ट तक मामला चला हुआ, उसमें ये संभावना ही खत्म हो चुकी है कि विनेश फोगाट को ऐसी किसी लीग में मौका मिल सकता है। और यही बात बजरंग पूनिया के भी साथ है कि बजरंग पूनिया को भी अब कम से कम भारतीय कुश्ती संघ उसकी तरफ से तो किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात और फ़ायदे की, तो मेरे हिसाब से विनेश फोगाट तो इसमें फ़ायदे में रही है, क्योंकि जिस प्रकार उसने लड़ाई लड़ी, एक कि पार्टी विशेष के कहने से उसका मोहरा बन के न, जैसे उसने पहलवानों की लड़ाई जंतर-मंतर पर धरना दिया, और वो जो लड़ाई लड़ी उसका उसको इनाम भी मिला है। वो और उसको टिकट भी मिली है, और वो एमएलए भी बनी है। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल वो है, तो फाइनेंशियल भी जितना एक पहलवान मैक्सिमम कमा सकता था, उतना विनेश फोगाट कमा चुकी है कुश्ती से। क्यों? क्योंकि 4 करोड़ रुपए की हारते हुए, हालाँकि नैतिक रूप से तो उसका वो नहीं बनता था, लेकिन ये राजनीति ऐसी चीज़ है कि फिर भी 4 करोड़ रुपए और साथ में वो एक पंचकुला में प्लॉट भी लेगी। हालाँकि व्यक्तिगत रूप से विनोद फोगाट के लिए अच्छी बात है, और उसके लिए जो वापसी की जो उसने घोषणा की है, मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट वापसी कर पाएगी किसी तरह की। अब उसने वापसी की घोषणा क्यों की, कैसे की, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कुश्ती में अगर वो ये समझे कि अब वो दोबारा से ओलंपिक तक जा सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि अब वो स्टेट लेवल पे भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सकती, नेशनल लेवल तो दूर की बात है। तो अब इस तरह के राजनीति से तो उनको संन्यास ले ही लेना चाहिए, दोबारा से वापसी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अब अगर वो अकेडमी चलाएँ, कुश्ती अकेडमी चलाएँ, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और जो हमारे देश के होनहार बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि विनेश फोगाट जैसी ओलंपियन और एक वास्तव में रेसलिंग वो सिखा सकती हैं बच्चों को, और अपने लेवल पर वो ले जा सकती है, तो ये उनके लिए एक देश सेवा भी होगी, और हमारे लड़कियों के लिए भी एक बहुत अच्छी वो रहेगी। लेकिन इस तरह के आयोजनों में विनेश फोगाटकर, बजरंग पूनिया का तो इसमें किसी तरह का कोई स्कोप बचा नहीं है। लेकिन बाकी जो हमारे देश के युवा हैं, उनके लिए ये प्रो रेसलिंग लीग है, ये एक तरह से वरदान के रूप में आई है। और इसमें मेरे हिसाब से तो डब्ल्यूएफआई को अगर और ज़्यादा वो करना है, कुश्ती को और आगे लेके जाना है, तो शायद उनको टीमें भी बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे धीरे-धीरे क्रिकेट के अंदर टीमें बढ़ रही हैं, पहले गिनती की 4-5 टीमें हुआ करती थी और आज 10-15 टीमें हैं। तो ऐसे कुश्ती लीग में भी 6 टीमों की बजाय 7, 8, 10, 12, 15 यानी ओपन होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा टीमें होंगी उतना ज़्यादा मुकाबला भी बढ़िया रहेगा, उतने ज़्यादा स्पॉन्सर भी आएँगे, और उतने ही ज़्यादा हमारे बच्चों को मौका भी मिलेगा। उनको 2 पैसे कमाने का मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका
मौका मिलेगा और ओलंपिक के लिए भी हमारे नए-नए खिलाड़ी मिलेंगे। जैसे इसमें क्रिकेट के अंदर जैसे वर्ल्ड कप होता है, उसमें आईपीएल से ही खिलाड़ी जाते हैं, उनको प्रतिभा का पता चलता है। तो ऐसे हमारे रेसलिंग के अंदर जो प्रतिभा है, वो क्रिकेट से भी ज़्यादा भरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामीण लेवल का खेल है। जबकि क्रिकेट हमारा इतना वो नहीं, क्रिकेट को तो मार्केटिंग से बना दिया गया है एक तरह से राष्ट्रीय, हालाँकि हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन उसको एक तरह से राष्ट्रीय खेल बना दिया गया है मार्केटिंग से। और अगर यही मार्केटिंग अगर अब कुश्ती में भी होगी, तो यकीनन कुश्ती अ, आयुष से क्रिकेट से भी आगे जा सकता है और देश को ऐसे मेडलिस्ट पहलवान मिलेंगे कि देश का नाम भी रोशन होगा और बच्चों का फ्यूचर भी इसमें ब्राइट होगा। तो इसके लिए कुश्ती का ये जो सीज़न 2 शुरुआत जिसने भी शुरू किया, वो भारतीय कुश्ती महासंघ है, उनको एक बार फिर से मैं साधुवाद देना चाहूँगा और थोड़ा ये निवेदन करना चाहूँगा कि टीमों की संख्या अगर बढ़ाई जाए, तो और ज़्यादा बच्चों को भी मौका मिलेगा और विशेष रूप से हमारी बेटियों को ज़्यादा मौका मिलेगा। हमारी बेटियों के अंदर दमख़म भी ज़्यादा है और वो किसी भी चीज़ के प्रति सीरियस भी ज़्यादा होती है और उसको अपना पूरा समर्पण देती है, पूरा टाइम देती हैं वो उस चीज़ के लिए। ख़ैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे जो उत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो ठीक है, विश्लेषण ठीक है, तो आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ, मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।